हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की जो हमारी सेमेस्टर थर्ड है। सेमेस्टर थर्ड में जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुलनात्मक शासन और राजनीति इस वाली बुक से यूनिट नंबर 5वीं जो है हमारी उसको करने वाले हैं। इसमें हम पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और जो बहुदलीय व्यवस्था होती है इसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यानी जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसको भी देखेंगे। और ये वीडियो एसओएल के लिए, एनसीवेब के लिए, डीयू रेगुलर के लिए, इसके अलावा पूरे देश में हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पे सिलेबस सेम है सभी जगह ये काम आने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप सिलेबस देख लीजिए बच्चे, आपके सामने टोटल 6 यूनिट है। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 4 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूनिट नंबर 4 जो है उसको भी जरूर देख लो। ठीक है, बात करेंगे यूनिट नंबर 5 में, तो इसमें हम दलीय व्यवस्था को देखने वाले हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आपको कुछ डाउट हो, कुछ मैसेज करना हो, कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे एक लव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम है, उसको सर्च करें और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के बारे में। तो देखिए, राजनीतिक जो दल होते हैं यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो चुनावी प्रतिस्पर्धा यानी जो चुनावी कंपटीशन होता है, ठीक है, इलेक्शन का कंपटीशन होता है, इसके माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, चुनावी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से क्या करते हैं, सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी चुनाव लड़ते हैं और जीत कर क्या करेंगे, सरकार में आने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं। ये ऐसे लोग एक ही विचारधारा, मुद्दों और जनता के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा पेश करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि भारत में अगर बात करें तो कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी अपनी एक विचारधारा है राजनीतिक पार्टियों की। वो कुछ मुद्दों को लेकर उतरती हैं, जनता के सामान्य हितों को ध्यान में रख के उतरती हैं और फिर क्या करती है, जनता से विभिन्न प्रकार के वादे करती हैं और फिर चुनाव होता है, मतदान होता है, लोग वोट देते हैं, जिसको जो पसंद आता है उसको वोट देते हैं, जो जीतना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है वो एक विचारधारा, एक मुद्दे और जनता के सामान्य हितों को लेकर उनको पूरा करने का दावा पेश करते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं वो मतदाताओं को लामबंद करते हैं। लामबंद करने का मतलब है उनको अपनी ओर लाना, उनको मतलब कहीं ना कहीं तैयार करना। ठीक है, जनता को तैयार करना वोटिंग के लिए, अपने मुद्दे दिखाकर। ठीक है, लामबंद शब्द जो है इसके कई सारे मीनिंग बनते हैं। इसको युद्ध के लिए तैयार करने के लिए भी लामबंद का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके मीनिंग अलग अलग है। तो यहाँ पे ये राजनीतिक दलों से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे अलग रूप में इसको देखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये सामान्य हितों, लक्ष्य, विचारधारा और मुद्दों पर जन समर्थन हासिल कर सके। यानी ये जो दल होते हैं, राजनीतिक पार्टी होती है, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं ताकि जो सामान्य हित हैं या जो लक्ष्य हैं इनके, या जो इन पार्टियों की विचारधाराएं हैं, ठीक है, इन पर जनता का समर्थन ले लें, ऐसा ये प्रयास करते हैं। जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं ये राजनीतिक मुद्दों और नीतियों को निर्धारित करती हैं। ठीक है, विभिन्न राजनीतिक पार्टी एक पॉलिसी लेकर आती है कि भाई हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो वो कर देंगे। इस तरीके की इनकी पॉलिसी होती है, इनके वादे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जनता को अपने दल के दावे पर विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, जो इनके दल होते हैं, जो इनकी पार्टी होती है, उसके जो दावे करे जाते हैं उस पर जनता को विश्वास दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि जनता का विश्वास होगा तभी वो इनको चुनेगी। और इसके बाद क्या है कि देखिए, ये जन हितैषी नीतियों को कैसे पूरा करेंगे, उनको लाभ पहुंचाएंगे, ये सारी बातें जनता के सामने रख। जन हितैषी नीति कौन सी होगी, यानी कि जनता के फायदे की पॉलिसी। जैसे उनको स्कूल दे देना, उनको हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा देना, उनको सड़कों की सुविधा देना, उनको हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, हर तरह की सुविधाएं जो है, रोजगार वगैरह, ये जो जन हितैषी नीति है इसको लाना और इसको पूरा करना और उन जनता को लाभ पहुंचाना, इस तरीके की बातें ये रखते हैं। तो इसके बाद है कि चुनाव में राजनीतिक दलों के मध्य होने वाली प्रतिस्पर्धा उन पर दूसरे दलों से बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बनाती है। देखिए क्या होता है, चुनाव जब होते हैं तो ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके बीच में काफी टफ कंपटीशन होता है। ठीक है, और ऐसे में उनको जीतना भी होता है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो भी चुनाव लड़ती हैं वो यही सोच के लड़ती है कि वो चुनाव को जीत जाएं और सत्ता में आ जाएं। तो ऐसे में इनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में इनको क्या होता है, इनके ऊपर दबाव होता है कि ये हर राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी से बेहतर प्रदर्शन करे। इस तरह सत्ता प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल, यानी जो राजनीतिक दल जीत जाता है, जो सत्ता प्राप्त कर लेता है, और अन्य प्रतिस्पर्धी दल जो नहीं जीत पाते,
वो विपक्षी बन जाते हैं, यानी वो विपक्षी पार्टियां हो जाती है, और जो सत्ता में आ जाती है वो सत्ता दल कहलाती है। ठीक है, और इस ऐसे में क्या होता है, सत्ता दल और विपक्षी दल, इनके बीच में जांच और संतुलन व्यवस्था जो होती है ये अस्तित्व में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं इनके बारे में पढ़ा, इनके मुद्दे के बारे में पढ़ा, इनकी नीतियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, किस प्रकार से इनके बीच में कंपटीशन होता है, किस प्रकार से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं, ये सारा सिस्टम जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। आगे देखते हैं दलीय व्यवस्था, ये जो दल वाली पार्टी सिस्टम जो होता है, इसको दलीय व्यवस्था को हम पार्टी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो पार्टी सिस्टम होता है, इसका जो अवधारणा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो यूरोपीय विद्वान द्वारा गढ़ी गई है। जो यूरोप के विद्वान थे, इन्होंने ये पार्टी सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा है। ठीक है, जैसे कि इसमें नाम आ जाते हैं जेम्स ब्रायस का, ठीक है, मोइसो ओस्ट्रोगोस का। ये जो विचारक हैं, इन्होंने दुनिया के लोकतंत्रों पर दलीय व्यवस्था के विस्तार कैसे हुआ है, इस पे इन्होंने वर्णन करा है। ठीक है, इसके बारे में बताया कि दुनिया भर में जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक जो देश है, वहां पे जो पार्टी सिस्टम है उसको वो कैसे बढ़ावा उसको मिला है, कैसे वो बढ़ा है, उसके बारे में इन विद्वानों ने बताया है। अब बात करेंगे, हम थोड़ा समझेंगे व्यापक अर्थ में, यानी बड़े अर्थ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि राजनीतिक दल जो होता है वो सरकार बनाने के लिए जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, ताकि नीतियां बनाई जा सके। ठीक है, जो भी मतलब हमारी जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए खड़ी होती है, ये जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। यही सिस्टम होता है कि अब एक इंसान डायरेक्ट थोड़ी सब कुछ कह सकता है, तो ऐसे में क्या होता है, हम अपने नेता को चुनते हैं, फिर हमारा नेता हमारे लिए पॉलिसी बनाता है, हमारे लिए एजुकेशन के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारी हेल्थ सर्विसेज के लिए। ठीक है, वो तो यही बताया गया है व्यापक अर्थों में कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार बनाने के लिए जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। इसके बाद देखो, ये जियोवार्नी सर्तोरी जो है, इन्होंने कई प्रकार के राजनीतिक दलों को वर्गीकृत किया है। इन्होंने बताया कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, इनका वर्गीकरण जो होता है वो कुछ घटकों के आधार पे होता है। यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं, इसके 3 मुख्य घटक होते हैं। ये 3 मुख्य घटक जो है ये आपको पता होने चाहिए। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में ये 3 घटक बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं होंगे तो राजनीतिक पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो क्या होते हैं वो घटक? सबसे पहले होता है किसी भी राजनीतिक दल में नेता, यानी जो लीडर्स होते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है, ऐसे नेता होने चाहिए। ये पहला महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी तभी सफल होगी जब उसके पास अच्छे नेता होंगे। ठीक है, अच्छे लीडर होंगे। समझ गए पहला घटक। दूसरा घटक होता है इसके एक्टिव मेंबर, यानी कि राजनीतिक कोई पार्टी है, कोई भी पार्टी है, उसके मेंबर जो होते हैं, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं, वो एक्टिव मेंबर उसके पास होने चाहिए। ठीक है, सक्रिय, जो कि मतलब हमेशा पूरे 365 दिन पार्टी के लिए बिल्कुल मतलब पूरे श्रद्धा के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव हो पार्टी के लिए, चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे जो भी हो, पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना, जनता की के बीच में उनकी समस्याओं को जानना, ये सब क्या काम होते हैं इसके एक्टिव सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा। इसके बाद तीसरा होता है फॉलोवर्स, कि भाई पार्टी के फॉलोवर्स भी होते हैं, अब चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। ठीक है, भारत देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का फॉलोवर होता है। ठीक है, आप भी किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद करते होंगे, मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये हम क्या होते हैं, उस पार्टी के फॉलोवर्स होते हैं। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के फॉलोवर्स होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा फॉलोवर्स होंगे उतनी ही वो राजनीतिक पार्टी क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण घटक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहला है लीडर यानी कि नेता, फिर उसके बाद है एक्टिव मेंबर यानी कि सक्रिय सदस्य, तीसरा है फॉलोवर्स यानी कि समर्थक। ये चीजें किसी भी राजनीतिक दल को ही आगे पहुंचाती है। आगे देखो, नेता मतदाताओं के समक्ष, यानी जो मतदाता वोटर्स होते हैं उनके सामने दल का एजेंडा, यानी जो उनकी पार्टी है उसका एजेंडा, उसका जो कार्यक्रम है, उसकी कार्यसूची और दल की विचारधारा को रखता है। आप देखोगे कि जैसे रैली होती है, चुनावी रैलियां, उसमें क्या होता है, लीडर आता है यानी कि जो नेता आता है। ठीक है, और उसके सामने बहुत सारी जनता बैठी होती है, हजारों लाखों की संख्या में हो सकते हैं लोग। तो नेता क्या करता है, अपनी राजनीतिक पार्टी का जो उसका एजेंडा होता है कि वो क्या उन्होंने सोच रखा है, क्या वो देश के लिए करने वाले हैं, क्या वो जनता के लिए करने वाले हैं, अपने एजेंडे को जनता के सामने रखते हैं। ठीक है, अपनी विचारधारा को जनता के सामने रखते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैक्स वेबर जो है, जो महान विचारक है, इन्होंने क्या कहा कि अच्छे और करिश्माई व्यक्तित्व ने दलीय व्यवस्था के गठन और उदय का नेतृत्व किया है। ये कहते हैं कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो करिश्माई होते हैं, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा
वैल्यूएबल आप समझ सकते हो कि जिनकी बातों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जिनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हो, जो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हो, ठीक है। ऐसे जो नेता होते हैं ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दल को भी आगे ले जाते हैं और राजनीतिक दल की जो विचारधारा है उसको भी आगे ले जाते हैं, ठीक है। जनता उनको पसंद भी करती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं भारत में जो भाजपा है, इसके जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनकी लोकप्रियता की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। और बताया गया कि कैसे ये करिश्माई व्यक्तित्व का नेता राज्य में दलीय व्यवस्था के चरित्र में बदलाव ला सकता है, ठीक है, यानी कैसे उसको आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद देखो राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य जो एक्टिव मेंबर होते हैं वो आम जनता के बीच में जो राजनीतिक पार्टी होती है उसकी विचारधारा और उसके उद्देश्य को पहुंचाने में सहायता करते हैं, ठीक है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, आप ये मत सोचना कि जो बड़े नेता होते हैं केवल उन्हीं का काम होता है। बड़े नेता तो होते हैं, उनका काम जरूर होता है, लेकिन जो उनके छोटे से छोटा कार्यकर्ता होता है जो जनता के बीच में जाता है, ठीक है, जो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता है, एक्टिव मेंबर जो होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बड़ा नेता महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, जमीनी स्तर पे, क्योंकि असली काम जो करने वाले होते हैं वो उसके कार्यकर्ता, उसके एक्टिव मेंबर ही होते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि समर्थक दलीय व्यवस्था के सबसे प्रमुख आधार हैं। जो फॉलोवर्स होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि किसी पार्टी के जितने ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं वो पार्टी उतनी ही ज्यादा जीतने के उसके चांस होते हैं। अगर फॉलोवर्स कम होंगे, लोग पसंद कम करेंगे, विचारधारा को ज्यादा नहीं पसंद करेंगे, तो उस पार्टी के जीतने के चांस भी कम ही हो जाएंगे। तो ऐसे में फॉलोवर्स जो होता है वो दलीय व्यवस्था का सबसे मुख्य आधार होता है, मेन आधार। समर्थक जो होते हैं, फॉलोवर्स जो होते हैं, वो दल की विचारधारा में विश्वास करते हैं और दलों की नीति और क्रियान्वयन के माध्यम से इनको वास्तविकता के धरातल पर उतारने की अपेक्षा रखते हैं। यानी कि जैसे मान लो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हो तो उसकी जो विचारधारा होगी आप उस पर विश्वास रखोगे और आप चाहोगे कि जो उसकी विचारधारा है वो लागू भी हो सके, ठीक है, जमीनी स्तर पे वो लागू भी हो सके। इन तीन घटकों के बिना किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व मुश्किल है, बिल्कुल। ये जो तीन घटक बताएं, लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोवर्स, इन तीन घटकों के बिना कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अस्तित्व में नहीं रह सकता, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये घटक राजनीतिक दलों को कार्य एवं दल का विस्तार करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था, ये हमें समझना था। अब इसके बाद बात करेंगे जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनका क्या काम होता है, ठीक है। तो देखिए राजनीतिक दलों का मुख्य काम जो होता है वो होता है चुनाव में उम्मीदवार को खड़ा करके चुनाव लड़ना। विभिन्न राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी से विभिन्न सीटों पर कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको खड़ा करती है और उनसे चुनाव लड़वाती है, ठीक है। चुनाव लड़ना ही इनका काम होता है। जैसे कि बात करें यूएसए की, तो यूएसए में राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का जो चयन होता है वो दल के सदस्य और जो उनके समर्थक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत देश में दल के जो नेता होते हैं वो उम्मीदवार का चयन करते हैं, यानी जो राजनीतिक पार्टी के जो मेन हेड होगा, ठीक है, और उसके अलावा जो बड़े बड़े नेता होंगे वो निर्धारित करते हैं कि किस व्यक्ति को टिकट देनी है, चुनाव लड़ाना है, किसको किस सीट से चुनाव लड़ाना है। ये जो हमारे बड़े नेता होते हैं वो डिसाइड करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग नीतियां होती है और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। आप देखोगे तो भारत में देखिए, जैसे मान लो भारत के मेन जो आज के समय में पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इसके अलावा अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है। तो इनके अपने अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग इनके एजेंडे होते हैं और ये उन्हीं एजेंडे को लागू करने के लिए जनता के सामने वो रखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मतदाताओं को, यानी जो वोटर्स होते हैं, उनको नीतियों और कार्यक्रम के अनुसार चयन करने का ऑप्शन दिया जाता है कि भाई तुम्हें जो भी राजनीतिक पार्टी है वो आपके सामने है, उसकी जो विचारधारा आपके सामने है, उसके वादे आपके सामने, अब आपको किसको पसंद करना है, किसको वोट देना है, ये विकल्प जनता को दे दिया जाता है कि आप जिसको चाहो उसको वोट दे सकते हो। इसके बाद क्या है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान विचारधारा वाले लोगों का समूह जो होता है वो एक राजनीतिक दल पर विश्वास करता है। ये राजनीतिक दल जो है सरकार बनाते समय उनके द्वारा अपनाई जाने वाली जो नीति होती है उसको दिशा प्रदान करते हैं, ठीक है। देश में जो भी राजनीतिक पार्टी हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान विचारधारा वाले लोगों को एक समूह में राजनीतिक दल में विश्वास करता है। देखो जैसे मान लो कोई भी, जैसे बीजेपी है, इसकी एक विचारधारा है, उस विचारधारा, समान विचारधारा को मानने वाले जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं उस पर विश्वास रखेंगे, उसको चाहेंगे कि ये चीजें लागू हो सकें, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसको वोट देते हैं। इसके बाद देखिए सरकार बनाने में असफल रहने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाते हैं, जो चुनाव को हार जाते हैं, फिर वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और फिर वो क्या काम करते हैं, सरकार के जो काम होते हैं, सरकार की जो पॉलिसी होती है उसको ध्यान से देखते हैं।
अगर उसमें कोई कमी होती है या उसके गुण और दोषों को के बारे में जनता को जागरूक करते हैं और उसका विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज देखिए, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं, यानी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ये दबाव समूहों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि सरकार पे अधिक से अधिक जन कल्याण के संदर्भ में नीति निर्माण हेतु दबाव बनाती है। दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं जो सरकार पे दबाव बनाते हैं पॉलिसी बनाने के लिए कि भाई ये पॉलिसी बनाओ, और सरकार देखती है कि उस दबाव समूह के पास वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए सरकार उनको निराश नहीं करना चाहती और उनकी सुविधाओं के लिए काम भी करती है। ठीक है, तो ये व्यवस्था होती है। इसके बाद एक और आखिरी पॉइंट है, इसे समझिए, राजनीतिक जो पार्टी होती है वो कल्याणकारी योजनाओं में भी अहम भूमिका निभाते हैं, मेन भूमिका निभाते हैं। स्थानीय राजनीतिक जो पार्टी होती है वो जनता और सरकारी जो अधिकारी होते हैं इनके बीच में कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, जनता के लिए कल्याणकारी योजना बनाना राजनीतिक पार्टी का काम होता है। अब कल्याणकारी योजना कैसे हो सकती है? एजुकेशन दे दो, हेल्थ सर्विस दे दो, रोजगार दे दो, लोगों को सुविधाएं दे दो। ठीक है, ये सारी चीजें कल्याणकारी योजना में आ जाती है। इसके बाद बात करेंगे राजनीतिक दलों के प्रकार। राजनीतिक दल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें इस चैप्टर में हम मेनली 3 प्रकार के राजनीतिक दलों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो 3 प्रकार के जो मुख्य राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक दलीय व्यवस्था, इसको हम समझेंगे। फिर इसके क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, यानी क्या मेरिट और क्या डीमेरिट्स होते हैं, इसको देखेंगे। फिर दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था, यानी जहाँ पे जिन देशों में 2 दल की व्यवस्था होती है। ठीक है, इसके भी हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने वाले हैं। फिर इसके बाद है बहुदलीय व्यवस्था, इसको समझेंगे और इसके भी हम गुण और दोष को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एक दलीय व्यवस्था की। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था यानी वन पार्टी सिस्टम। तो देखिए, एक दलीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जहां राजनीतिक संघर्ष को सहन नहीं किया जाता, यानी यहाँ पे कोई राजनीतिक संघर्ष को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये विपक्ष की विचारधारा को प्रस्तुत नहीं करते, यानी कि जिस देश में एक ही दल को अनुमति होगी, उसके अलावा दूसरा कोई विपक्ष वगैरह को यहाँ पे सहा नहीं जाएगा, कोई दूसरी पार्टी रहेगी नहीं, जो मेन है वो एक ही पार्टी रहेगी और यही यहाँ पे शासन चलाएगी। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था को हम वन पार्टी सिस्टम या फिर एकल दलीय व्यवस्था, सिंगल पार्टी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? सरकार बनाने वाला एकल राजनीतिक दल ज्यादातर क्या होता है इसमें कि जो राज्य का संविधान होता है, यानी उस देश का जो संविधान होता है उस पे आधारित होता है। यहाँ पे अन्य दल जो होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, एक ही पार्टी मेन होती है, वही वहां पे क्या हमेशा सत्ता में आती है और वही पॉलिसी वगैरह बनाती है। ठीक है, उन्हें या तो चुनावी प्रक्रियाओं में सीमित अन्य पार्टी अगर मान लो होगी तो उन्हें या तो बहुत ही सीमित भागीदारी या बहुत कम भागीदारी मिलेगी, या फिर उसको गैर कानूनी घोषित, इलीगल घोषित कर दिया जाता है, तो कोई उसका महत्व रह ही नहीं जाता। मान लो अगर बहुत कम भागीदारी का मौका मिल रहा है तो भी उसका कोई महत्व नहीं है, इलीगल घोषित कर दिया तो फिर तो उसका कोई महत्व है ही नहीं। तो यानी कि सारा जो फोकस होता है वो एक ही पार्टी पे हो जाता है। एक दलीय व्यवस्था एक दल के शासन पर प्रभुत्व को व्यक्त करती है, यानी कि किसी देश में, जैसे कि मान लो चाइना में एक ही पार्टी शासन करती है, जो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी आप देखोगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही पार्टी का प्रभुत्व दिखेगा, यानी वर्चस्व दिखेगा। इसमें क्या होता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है, यानी जो सत्ता में दल होता है, ठीक है, वो अन्य सभी दलों पर उसका प्रभुत्व होता है। यानी मान लो और भी दल है और भी विचारधाराएं, तो उसमें सभी में उसी का वर्चस्व होगा, उसी का प्रभुत्व होगा, जो सभी राजनीतिक विरोधियों को अपने में समाहित करने का प्रयास करता है। ठीक है, या फिर वहां पे अतिवादी स्थिति में उन सभी विरोधी दल जो होते हैं उसको खत्म ही कर देता है, ये होता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दे रखा है, सोवियत संघ जो था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में कि सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर, वहां पे एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसने वहां पे लगभग 70 वर्ष तक शासन किया था। हालांकि उसका शासन शुरू में अच्छा था, लेकिन बाद में उसमें कमियां भी आ गई थी, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कैसे सोवियत संघ टूट गया था ये भी आपने पढ़ा होगा। तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी। अब चीन की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो पार्टी है यहाँ पे, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ही है एक तरह से। इसकी जो विचारधारा है वो कम्युनिस्ट पार्टी वाली ही विचारधारा है। आगे हम देखेंगे एक दलीय व्यवस्था जो होती है, यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम जो होते हैं, उसके क्या मेरिट्स होते हैं, यानी कि उसके क्या लाभ होंगे, क्या उसके बेनिफिट होते हैं। तो देखिए, एक दलीय व्यवस्था जो होती है इसके कारण विरोधों के अभाव में निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं। देखिए, जहाँ पे बहुत सारी पार्टियां होती हैं वहां पे क्या होता है, विरोध होता है, अन्य पार्टियां विरोध करती है, पर यहाँ पे बहुत सारी पार्टी तो है नहीं, एक ही पार्टी है, तो यहाँ पे विरोध ही नहीं करने वाला ही नहीं होगा कोई,
ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो निर्णय लेना होगा सरकार को वो बहुत आसानी से ले पाएगी और शासन जो होगा वो दक्ष होगा। चाइना में आप देखोगे तो चाइना में यही होता है कि वहाँ पे जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे वो जो भी फैसला लेना चाहें तो वो आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि विपक्ष वगैरह की कोई समस्या वहाँ पे आती नहीं है। तो ऐसे में शासन जो है वो कहीं ना कहीं दक्ष होता है। तो ये इसका मेरिट्स हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे लंबे समय तक एक ही सरकार के रहने के कारण इसमें स्थिर राजनीतिक विकास की अधिक संभावना होती है, क्योंकि पता है वहां पे पार्टी तो एक ही रहनी है, एक ही पार्टी को शासन करना है। तो ऐसे में जो वहां पे राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है। ठीक है, बार बार जैसे क्या होता है अन्य देशों में हर 5 साल में दूसरी सरकार आ सकती है, तीसरी सरकार आ सकती है, तो एक व्यवस्था नहीं बन पाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्थिर रहता है सब कुछ, सारा सिस्टम। ठीक है, तो ये एक तरह से बेहतर है। तीसरा देखिए, ये राजनीतिक अभियानों यानी जो पॉलिटिकल कैंपेन होता है, इस पे जो संसाधन खर्च होते हैं, जो पैसा खर्च होता है, जो समय की बर्बादी होती है, उसको अनुमति नहीं देता। कहीं ना कहीं ये सिस्टम पैसे की और संसाधन की जो दुरुपयोग होता है उसको बचा देता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों के संघर्ष के अभाव में, जब अलग अलग राजनीतिक दल नहीं होंगे, उनके बीच में कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई स्ट्रगल नहीं होगा, तो ऐसे में जो राष्ट्रीय एकता है इसको आसानी से स्थापित किया जा सकेगा, क्योंकि जनता एक ही विचारधारा से बंधी रहेगी। और ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं गुटबंदी में जो कमियां होती हैं उससे भी दूर रहती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शासन जो है यहाँ पे थोड़ा मजबूत रहेगा। तो ये हो जाता है यहाँ पे एक प्लस पॉइंट। ठीक है, लेकिन केवल इसके लाभ नहीं है, इसके कुछ कमियां भी हैं। ठीक है, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो इसको भी देखेंगे। तो देखिए, एकीय दलीय व्यवस्था जो होती है इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व जो होता है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, और सभी की बातों को भी नहीं सुना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर क्या है कि मतदाता के रूप में जनता के पास चयन का कोई विकल्प नहीं होता। जनता के पास कई सारी राजनीतिक पार्टियों का ऑप्शन नहीं होता है, यानी कि चयन का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो एक तरह से ये नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तीसरा है कि प्राय ज्यादातर क्या होता है, कई बार राज्य के जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको उतनी उतनी वैल्यू, उतना महत्व नहीं दिया जाता है। वो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, उनको बाहर रखा जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, सरकार की जो प्रकृति होती है वो तानाशाही होने के कारण इसमें देश के जो नागरिकों के प्रति जवाबदेही जो होती है, शासन में जो पारदर्शिता होती है, ये चीजें नहीं होती। अब देखिए, एक ही पार्टी का शासन है तो सबको पता है कि फिक्स है, शासन फिक्स हो गया कि भाई यही पार्टी शासन करेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तानाशाही हो जाएगी। अब ऐसे में नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सत्ता में हमको ही आना है, फिक्स है पहले से। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक बढ़िया शासन व्यवस्था को नहीं बना पाती है। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे द्विदलीय व्यवस्था, टू पार्टी सिस्टम, यानी कि दो दलीय व्यवस्था। जो दो दलीय व्यवस्था होती है वो एक दलीय व्यवस्था जो अभी हमने पढ़ा उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। यहाँ पे क्या होता है, किसी देश में, जिस देश में दो दलीय व्यवस्था है वहां पे दो मेन पार्टियां होती है, और चुनावी जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है, वो उन्हीं दो राजनीतिक दलों के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए ले लीजिए, यूएसए में ऐसा ही होता है। कभी क्या होता है, कभी किसी पार्टी का शासन हो जाएगा, फिर उसके बाद कभी दूसरी पार्टी का शासन, यानी उन्हीं दो के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। तो जो एक दलीय व्यवस्था में कुछ कमियां थी, उसके बाद कहीं ना कहीं दो दलीय व्यवस्था आती है, उसको कुछ उससे बेहतर माना जाता है। हालांकि दो दलीय व्यवस्था में भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, जो कि आगे हम समझेंगे। देखिए, क्या होता है कि दो दलीय व्यवस्था में शासन जो है वो दो दलों के हाथ में हमेशा रहती है। दो दलों में से प्राय जिस भी दल को चुनाव में बहुमत मिल जाता है वो, ठीक है, तो जिसे बहुमत मिल जाता है वो सरकार बना लेते हैं। और जबकि जो अल्पमत वाला दल होता है वो विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। ऐसा कहाँ पे होता है, यूएसए में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, माल्टा में और जिम्बाब्वे में। यहाँ पे सत्ता जो है वो दो दलों के बीच में ही घूमती रहती है। अब बात करेंगे दो दलीय जो व्यवस्था है इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ। तो कई ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि दो दलीय व्यवस्था जो है ये कहीं ना कहीं केंद्रवाद को प्रोत्साहित करती है और सामान्य उद्देश्यों को खोजती है, यानी देखती है कि सामान्य उद्देश्य क्या है और जनता की जो इच्छा है वो क्या है। ठीक है, और जनता की इच्छाओं के प्रति जागरूक रहते हैं ये दोनों दल, ऐसा इसमें कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों दल जो होंगे वो हमेशा ये देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और उसको पूरा करने के लिए काम करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है इसका। दूसरा क्या है कि कुछ सीमा तक यह एक सरल शासन व्यवस्था है, एक सिंपल शासन व्यवस्था है जो राजनीतिक स्थिरता पर केंद्रित है।
कहीं ना कहीं यहाँ पे भी राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलती है, क्योंकि जो सत्ता रहती है ना वो कहीं ना कहीं दो ही दलों के बीच में रहती है, तो राजनीतिक स्थिरता कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट है कि बहुदलीय व्यवस्था में त्रिशंकु संसद, जो बहुदलीय व्यवस्था होती है वहां पे कई सारी पार्टियां हो जाती है, तो उसके बिल्कुल अपोजिट जो द्विदलीय व्यवस्था है यहाँ पे इसको अधिक पसंद किया जाता है। इसके अलावा ये कम मतदान विकल्प प्रदान करता है, जिसे समझना सरल है। देखिए, इसमें मतदान के ऑप्शन कम है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जाएगा वोट देने, वोट करने, तो उसके सामने केवल दो ही राजनीतिक दल होंगे। ठीक है, अब मान लो वो किसी भी देश की जहाँ पे दो दलीय व्यवस्था है उनका नाम कुछ भी हो सकता है। अब उसके सामने ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, उसको पता है कि या तो मुझे इसे वोट देना है या इसे वोट देना है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दो दलीय व्यवस्था जो है, इसमें क्या होता है कि मतदाता जो होता है, वोटर्स जो होता है, उसके पास जो ऑप्शन होता है वो कम होता है। ठीक है, उसको कम ऑप्शन प्रदान करता है, इसलिए इसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा सरल होता है, सिंपल होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें संगठित और मजबूत विरोधी दल होता है, जो सरकार की रचनात्मक आलोचना करके सरकार को जन भावना और जन कल्याण की ओर इनका ध्यान ले जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, सीधा सीधा विपक्ष क्लियर होता है कि सामने कौन सा विपक्ष है। ठीक है, तो ये विपक्ष क्या होता है, हमेशा सरकार की आलोचना करेगा, ताकि सरकार जो है वो जनता के कल्याण की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सके। तो ये है इसका गुण। अब बात करते हैं इसके कुछ कमियों की, कि दो दलीय व्यवस्था की क्या कमियां होती है। तो देखिए, इसमें क्या है, कंपटीशन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं, क्लियर हो जाता है भाई कि इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, जो मतदाता होते हैं उनके पास ऑप्शन भी कमी है। मान लो कोई कोई मतदाता है वो दोनों ही पार्टियों को नहीं पसंद करता, तो उसके पास ऑप्शन निल हो गया, तीसरी कोई पार्टी ही नहीं है वहां पे, तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन होता है वो काफी कम हो जाते हैं, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद सेकंड बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि अंतरदलीय समझौते, कई बार इनके बीच में छुपे तौर पे अंदरूनी समझौते हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये भी एक आलोचना का कारण बन जाता है। फिर जो रॉस पैरोट है, ये एक विद्वान है, इनका ये मानना है कि दो दलीय व्यवस्था जो है, इसमें दो बहुमत वाले दल विभिन्न मामलों में आवाज उठाने में विफल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये जो है ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। ठीक है, जनता की समस्याओं को लेकर आवाज उठाने में ये दोनों दल जो होते हैं वो विफल रहते हैं, ऐसा इनका रॉस पैरोट का मानना है। तो ये दो दलीय व्यवस्था जो होती है इसकी नेगेटिव पॉइंट थे। अब बात करेंगे हम लास्ट टॉपिक के, जो कि है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था जो होती है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, यानी एक से अधिक पार्टियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पे चार पार्टियां हो सकती है, पांच हो सकती है, 10 20 कितनी भी हो सकती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुदलीय व्यवस्था। जो बहुदलीय व्यवस्था होती है इसमें कई राजनीतिक दल राजनीति के अखाड़े में मौजूद होते हैं, जो सत्ता हासिल करने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। चाहे अध्यक्षीय व्यवस्था हो, चाहे संसदीय व्यवस्था हो, या यानी कि अध्यक्षीय व्यवस्था से लेकर संसदीय व्यवस्था तक बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत की बात कर लो, भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। ये उन देशों में बहुत आम है जहां पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इससे पहले, जो मैंने यूनिट 4 कराया था। यूनिट 4 में आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, इस प्रणाली के बाद जहां पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, ये भी आपको बताया था, अपनाए हुए हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि सभी राजनीतिक दलों के पास सरकार बनाने का पर्याप्त अवसर होता है। ये बेनिफिट है इसका, कि यहाँ पे सत्ता के लिए कोई एक दल या दो दल नहीं, बहुत सारी दल होते हैं, वो चाहे तो जीत कर आ सकते हैं और अपनी सरकार को बना सकते हैं। यानी ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, जनता के सामने भी ऑप्शन जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, भारत, जर्मनी, न्यूजीलैंड जैसे देशों में बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ पे गठबंधन बनाने के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था के अपोजिट बहुदलीय व्यवस्था जो है, इसमें कई राजनीतिक पहचान को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब मुद्दे जनता के सामने रखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो बहुदलीय व्यवस्था होती है इसके क्या लाभ होते हैं। तो ये विभिन्न विचारधारा वाले दलों को सरकार बनाने का अवसर प्रदान करके समाज में विभिन्न वर्गों की पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें क्या है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ठीक है, सभी को ऑप्शन मिल जाते हैं। ये जो वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, उनको बहुत सारे ऑप्शन देता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो समावेशी होती है, यानी कि देखो, बहुदलीय व्यवस्था का मतलब है समावेशी। समावेशी मतलब जो सबको अपने में शामिल कर ले, यानी जनता, जनता में बहुत तरह के वर्ग होते हैं,
सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली प्रकृति इसके अंदर होती है। बहुदलीय व्यवस्था की जो प्रकृति है ये बहुत ही पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये प्रकृति में समावेशी और समाज के सभी वर्गों की जरूरत के लिए उत्तरदायी है। इसलिए ये एक अच्छी व्यवस्था भी माना जाता है इसको। एक दलीय व्यवस्था और दो दलीय व्यवस्था के अपोजिट, विपरीत, बहुदलीय व्यवस्था जो है वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी एक अच्छा कंपटीशन यहाँ पे होता है और यहाँ पे तानाशाही पर अंकुश रखता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई सत्ता में आ जाता है, तानाशाही सरकार चलाता है, तो 5 साल बाद दोबारा चुनाव होंगे तो उसको हटा दिया जाएगा, जनता उसको हटा देगी, फिर दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में सरकार को पता होता है कि तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी, ऐसे में वो जनता के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह बहुदलीय व्यवस्था प्रकृति में लोकतांत्रिक है, इसका नेचर जो है वो लोकतांत्रिक है और जनता की राय में बदलाव लाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था जो है वो ज्यादा जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके फायदे प्लस। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव बातों की जो कहीं ना कहीं इसकी कमियां दिखाते हैं। तो कई बार इसमें विभिन्न दलों से मिलकर गठबंधन सरकार का निर्माण होने के कारण सरकार जो होती है वो कमजोर हो जाती है और अस्थायी हो जाती है। कई बार क्या होता है, देखिए मान लो किसी को भी बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या करते हैं, विभिन्न पार्टियां मिलकर आपस में गठबंधन बना लेती है और जब गठबंधन की सरकार होती है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है, अलग अलग विचारधारा के लोग मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्या वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, दूसरा देखिए, बहुदलीय व्यवस्था में सरकार में कई पहचानों की उपस्थिति होने के कारण नीति निर्माण में कठिनाई होती है, क्योंकि अलग अलग मतलब विचारधारा के लोग हो जाते हैं इसमें, तो पॉलिसी बनाते वक्त कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। ठीक है, फिर सरकार निर्माण हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों में होने वाली सौदेबाजी बहुत होती है। ठीक है, आपको पता है कि टिकट बेचे जाते हैं चुनाव के समय में, आप देखते हो क्या माहौल चलता है। जो राजनीतिक दल होते हैं भ्रष्टाचारी होते हैं कई सारे, उनके बीच में कहीं ना कहीं मतलब सौदेबाजी हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है कि गठबंधन सरकार में भाषाई या क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति क्षेत्र विशेष के विकास को राष्ट्र विकास की तुलना में ज्यादा महत्व देती है, यानी राष्ट्र के विकास के मुद्दों को छोड़कर क्षेत्र किसी क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पे ज्यादा ध्यान देती है, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदायक है। तो ये जो है ये बहुदलीय व्यवस्था की कुछ कमियां हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है, हमने समझा है इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ मुश्किल है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।